मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि S और N स्टैंड्स फॉर व्हाट. S फॉर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, N for nuclear, and C for cytoplasmic, और RNPs as you know for ribonucleoproteins. जब हम सेल में बात करते हैं प्रोसेसिंग के हवाले से, तो दिस इज़ नॉट ओनली द प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो कि एंजाइमेटिक एक्शन रखते हैं. कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं जो एंजाइमेटिक एक्शन रखते हैं, एंड दे कम अप विद सर्टेन प्रोटीन्स. इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं. सो अगर हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स की बात करें, these SNRNPs they contain small in size stable RNAs which are associated with proteins, and as per localization are of two types. ये इनकी आप समझ लें कि मैंने इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टीज बता दी, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म. मेनली हम न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्मिक के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी. SNRNPs, इनको हमने यू का नाम दिया था, USNRNPs. So they are mainly of U family because of uridine rich RNA are named from U1 to U7. हमने 1, 2, 4, 5 और 6 की बात कर ली थी. U3 और U7 जो है they are involved in some other splicing और modification process. हम अभी उसकी बात करेंगे. यूरिडिन रिच, मेटाबॉलिकली स्टेबल. आप कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हाईली अनस्टेबल विद इन द सेल, बट दीज आर मेटाबॉलिकली स्टेबल. और इनकी जो एग्जांपल स्टेबिलिटी की दी जाती है वो कंपेयर किया जाता है लाइक विद द राइबोसोम्स. एज द राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स जो कि सेल में डिसोसिएट भी होते हैं और रीएसोसिएट भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. सो दीज आर मेटाबॉलिकली स्टेबल स्ट्रक्चर. अगर आप अपने माइक्स म्यूट कर दीजिएगा. अगर आप इनके नंबर के हवाले से बात करें, हाउ अबंडेंटली दे आर प्रेजेंट, सो दीज आर अबंडेंट इन द सेल. लाइक फॉर एग्जांपल U1 SNRNP की 1 मिलियन कॉपीज सेल में मौजूद होती हैं. और अगर इनकी कंजर्वेशन के हवाले से बात करें, अब कंजर्वेशन मींस हाउ कंजर्व दे आर फ्रॉम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है. UN SNRNP जो है दैट इज 95% होमोलोगस when you compare it from human and xenopus. Human is belongs to class Mammalia, xenopus belongs to class Amphibia. So you can have an idea how conserved these are. That indicates कि जो इनका function है throughout the course of evolution that remained constant, and they perform significant role जो इन proteins की जो है वो conservation nature ने maintain रखी है. फिर आ जाता है आरएनए है. आरएनए को ट्रांसक्राइब कौन सा पॉलीमरेज करेगा? दीज आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, द सेम पॉलीमरेज जो कि मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है. फिर उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है पॉलीमरेज 2 से, तो मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है, मिथाइल कैप होती है, जी मिथाइल कैप होती है. सिमिलरली दीज स्मॉल आरएनएज दे हैव 5 प्राइम जी कैप, लेकिन डिफरेंस होता है. वहाँ पे हमने मैसेंजर आरएनए में मोनोमिथाइल जी कैप की बात की थी, यहाँ पे ट्राई मिथाइल जी कैप होती है. दैट मीन्स जो गुआनोसिन है उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं. यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ट्राई मिथाइल एल मिसिंग है, ट्राई मिथाइल जी कैप होती है. फिर मैसेंजर आरएनए हैज द मोनोमिथाइल जी कैप. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे वर डिस्कवर्ड. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. सर जीनोपस कौन सी आपने क्लास में बोली थी? एम्फीबियंस. दीज आर टोड्स जो है टोड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं. यस सर. ओके जी. देन वी प्रोसीड फर्दर रिगार्डिंग द डिस्कवरी. अब सम डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल. अब उनमें और कौन सी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है उसकी तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा. दीज SNRNPs if they are mutated, then they induce certain autoimmune diseases. So their discovery was made after a person whose name was Smith. He was suffering from autoimmune disease और उस disease का नाम था systemic lupus erythematosus. This was the autoimmune disease that the person Smith was having. और इस disease की properties ये हैं that the tissues they become reactive and they induce inflammation in the body organs.
ultimately affecting the complete organs and then destruction of the organs like joints हो गया, skin हो गया, brain हो गया. People keep on thinking what is the problem, but there is no problem. That disease or that inflammation comes from within the body. अब within the body problem क्या होती है? I will draw a small picture over here. हमने यूएस एन आर एन पीज की बात की है. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का, कि अगर आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट, तो वो जो है प्रोटीन को ब्लॉक करेगा और प्रोटीन कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन. इसका तो आइडिया है ना आपको, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का. So this person, Smith, he was having some antibodies within his circulatory circulation. सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद थी which could target the protein part of RNPs. अभी आगे चल के बल्कि मैं पहले बात कर ही लेता हूँ इस कंपोजिशन के हवाले से. अगर हम डिफरेंट यूएसएनपीज को देखें लाइक U3, U2, U1, U4 एंड सो ऑन, every USNP RNP has a specific length of RNA and then a number of proteins. Normally they have 7 proteins. अब अगर इन 7 प्रोटीन में से किसी एक के खिलाफ एंटीबॉडी आप जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, तो अल्टीमेटली वो एंटीबॉडी इस प्रोटीन को जो है वो प्रेसिपिटेट कर देगी, और अल्टीमेटली जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी या पर्टिकुलर यूएसएनआरएनपी, इट विल बिकम functional. When it will become non-functional, it will have different types of repercussions. और repercussions में क्या हो सकता है कि मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग फेल हो जाएगी. या मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग फेल हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है प्रोटीन्स, mature proteins will not be formed. So this is the key point to understand how these proteins were isolated. There was a patient whose name was Smith. He was suffering from a disease. और जब उसके जो है सीरोलॉजी की गई तो इट वाज फाउंड दैट ही कैरीज सर्टेन एंटीबॉडीज which can precipitate the USNRNPs. अब USNRNPs को कैसे precipitate करते हैं? Because there are 7 to 8 proteins associated with USNRNPs. उनमें से किसी एक प्रोटीन को precipitate किया तो complete protein USNRNP becomes non-functional. In this way, the discovery was made, and then it was figured out that these USNRNPs, they are involved in critical processing role within the cell. I will just show you, this picture is just for your understanding. This part is the RNA part. If you can see here, this is the RNA part, and it has this blue colored stem 1, then this red color stem 2, and then this one stem 4, and this yellow part is stem 3, which is somehow behind this picture. अब अगर इस particular picture को आप देखें, this is a complete USNRNP. This part, this part, and this part are the RNA molecules. And if you look at this green ring-like structure, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 different proteins which are referred as SM proteins. So these are the proteins which were precipitated by the antibodies present in that patient, and they led to the problem of that autoimmune disease. And this is one example only, U1 प्रोटीन के हवाले से. अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में चले जाए कि सिर्फ एक ही टाइप की एंटीबॉडी उस पेशेंट से आइसोलेट हुई, later on it was found that this kind of antibodies, they could precipitate U1, U2, U4, U5 and U6 SNRNPs. अब आप देख लीजिए ये सारी वो SNRNPs हैं which were involved in splicing process. इसके अलावा later on it was found that there is one antibody which is circulating in the system that can only precipitate U1 SNRNP. अब इस चीज़ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि there is at least one antigen जो इन 6 की 6 प्रोटीन में या 5 की 5 प्रोटीन में कॉमन है. हम उसको अगर प्रोटीन ए कंसिडर कर लें तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी मौजूद है और ये प्रोटीन इज़ नो मोर अवेलेबल, तो जितनी ये 6 की 6 या 5 की 5 जो SNRNPs are, they will become dysfunctional. Whereas U1 has at least one protein
विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर SNRNP। इसीलिए एक एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ इस प्रोटीन को टारगेट करती है और U1 को प्रेसिपिटेट कर लेती है। यहाँ तक बात क्लियर है जी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, सो कमिंग टू दिस टेबल समराइजेज एवरीथिंग जो कल हमने बात की थी। मैंने अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की, RNA लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, देन लोकलाइजेशन एज पर देयर फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट दे आर लोकलाइज्ड। मैसेंजर RNA की चूँकि स्प्लाइसिंग होती है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सो U2, U1, U4, U5 and U6, they are present in nucleoplasm. All of these RNAs, they are polymerized by RNA polymerase II. All of these RNAs, they are having the trimethyl G cap. M stands for methyl, 3 stands for tri, and G is not written, G cap, guanosine cap. अब जहाँ तक 1, 2, 4, 5, 6 का फंक्शन है, हम कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5' एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3' एंड ऑफ द इंट्रॉन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांच पॉइंट, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ U4 एंड U6, इसकी कल हम बात कर चुके। जिनकी बात नहीं हुई थी देवर U3 एंड U7। U3 is involved in processing of ribosomal RNA for this splicing process, and therefore it is localized in nucleolus because ribosomal RNA की transcription जो है वो nucleolus में होती है, whereas U7 is involved in the processing of histone messenger RNA, which is being processed in nucleus, so it is also located in nucleolus. So these are the most common SNRNPs. अगर इसके बाद हम बात करें कुछ और प्रोटीन्स की जो SNRNPs की कैटेगरी में आते हैं, they are very rare but they do exist, like LA protein. They are involved in the splicing or processing of transfer RNA precursors, 5S RNA and 7S RNA. They are again located in nucleoplasm. They are transcribed by RNA polymerase 3. अब एक चीज़ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि जिस RNA को प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, वो जिस पॉलीमरेज से बनेगा, ये प्रोटीन्स में जो RNA है वो भी उन्हीं पॉलीमरेजेस का प्रोडक्ट होगा। जब मैसेंजर RNA के लिए हमें चाहिए था, दे वर ट्रांसक्राइब, द RNA वाज ट्रांसक्राइब बाय पॉलीमरेज 2। ट्रांसफर RNA या 5S RNA इज ट्रांसक्राइब बाय पॉलीमरेज 3। तो LA प्रोटीन्स में जो RNA है वो भी पॉलीमरेज 3 से ट्रांसक्राइब होता है। इट इज़ डिफरेंट एट 5' एंड 5' के ऊपर कैप नहीं होती, बल्कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता है विद 5' 3 फॉस्फेट्स अवेलेबल। Then this was about USNRNPs. Then there comes two types of SCRNPs which are present in cytoplasm. एक कैटेगरी है उसको हम ALU75 का नाम देते हैं, एक कैटेगरी है उसको हम Y1 to Y5 का नाम देते हैं। Their nucleotide length of the RNA and then the proteins is mentioned here. Again, these are going to be transcribed by RNA polymerase 3। इनके 5 प्राइमर्स देख लीजिए। ट्राइफॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। मैं यहाँ कैप का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज जब हम कैप का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली डिफरेंट, पहला न्यूक्लियोटाइड जो है कैप वो डिफरेंट बॉन्डिंग से अटैच होती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँगा कि ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। देन द बेस्ट एग्जांपल इज द सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। आपको आइडिया है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल क्या होता है? जी एनीवन, आपको आइडिया है कि सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल क्या चीज़ होती है? मुझे आप लोगों में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही।
Just any one of you unmute the mic. Okay. सर नहीं Okay, आइडिया I can hear now. इतना। क्या हुआ? Okay, सर then we talk इस about it. बार तो नहीं आइडिया। Okay, we talk about it. प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मैसेंजर आरएनए इज अटैच्ड विद द राइबोसोम। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि राइबोसोम्स आर फ्रीली मूविंग और अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपने बात गालिबन पढ़ी हुई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी रफ अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ अटैच्ड राइबोसोम्स। एट द सेम टाइम आपने ये भी बात पढ़ी होगी कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर फ्रीली मूविंग विद इन द साइटोप्लाज्म, और मैसेंजर आरएनए के साथ जब स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है उसके बाद लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। सो इट डिपेंड्स कि प्रोटीन ने का फेट क्या है, सेल ने यूज़ करनी है प्रोटीन तो वो फ्री मूविंग राइबोसोम पे ट्रांसलेट होगी। अगर एक्सक्रीटरी प्रोटीन है, सेल ने उसको सेक्रीट करना है या सेल ने उसको जो है स्टोर करना है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, तो वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके प्रिपेयर होगी या ट्रांसलेट होगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर परमानेंटली अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दे लीव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वंस द ट्रांसलेशन इज complete and they come back again when it is required. So keep in mind, no permanent attachment of ribosomes with endoplasmic reticulum. Ribosomes are associated with the endoplasmic reticulum temporarily, और इस अटैचमेंट को जो प्रोटीन मीडिएट करती है उस प्रोटीन को हम कहते हैं सिग्नल रिकग्निशन पेप्टाइड। इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर जिसमें ब्राउन कलर की एक प्रोटीन है, सिग्नल रिकग्निशन पेप्टाइड, दिस इज वन टाइप ऑफ SCRNP। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, इफ़ यू वांट हम इस पिक्चर को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये पिक्चर जाके डिस्कस होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में, उसके फंक्शन में। मैं एक सभी ब्रीफ इधर सा ही आपको इधर रियन हो सकती है बाद में। जी ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ देन, ताकि आपको आइडिया हो कि इस प्रोटीन का काम क्या है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है तो ये स्मॉलर सब यूनिट आया, ये मैसेंजर आरएनए आया, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुई, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच हो गया। अब पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे ग्रो कर रही है विद इन द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। ये जो लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, इट इज सम हाउ 40 to 50 अमाइनो एसिड। जब 40 to 50 अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं देन वी स्टार्ट सीइंग के पॉलीपेप्टाइड चेन जो है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट से बाहर आना शुरू हो गई है। अब अगर तो हमें डिटरमिन करना है कि ये कौन सी प्रोटीन है, ये सेलुलर प्रोटीन है या ये सेक्रेटरी प्रोटीन है, then we need to look at those first 40 to 50 amino acid sequences. These 40 to 50 amino acid sequences which are present at the start of the protein, they are called as signal peptide. They make up signal peptide. That means this is a peptide which is a signal for the system that this is a cellular protein or this is a secretory protein. अगर तो सेलुलर प्रोटीन होगी तो ये सिग्नल शायद मौजूद ना हो, लेकिन अगर ये सेक्रेटरी प्रोटीन है तो ये सिग्नल डेफिनेटली मौजूद होगा एंड ये सिग्नल रिकग्नाइज किया जाएगा इस प्रोटीन से जिसको हम कहेंगे सिग्नल रिकग्निशन पेप्टाइड। इफ़ यू लुक एट दिस प्रोटीन, येलो कलर में राइबोसोम से बाहर आ रही है और ये रेड कलर का पार्ट एक यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस वन, दिस इज बेसिकली सिग्नल रिकग्निशन पेप्टाइड, सॉरी सिग्नल पेप्टाइड, जिसको रिकग्नाइज किया SRP ने और इसके साथ आके SRP बाइंड कर जाएगी। जब SRP इसके साथ बाइंड कर गई तो एट द सेम टाइम लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो है उसके साथ इसकी एसोसिएशन हो गई एंड दिस SRP इज गोइंग टू ब्रिंग दिस प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये वॉल है, इसमें एक रिसेप्टर मौजूद है, ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करता है SRP को। वंस दिस आइडेंटिफिकेशन इज मेड देन राइबोसोम गेट्स सेटल्ड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद जितनी भी ये प्रोटीन बनेगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में फॉल करेगी। एक चीज़ जहन में रखिएगा दैट
सिग्नल पेप्टाइड जो है, जो स्टार्ट के ऊपर 40 से 50 अमीनो एसिड्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्री, दे रिमेन्स एसोसिएटेड और फिक्स्ड विद सम प्रोटीन और समथिंग। पहले ये जो है इस प्रोटीन एसआरपी के साथ अटैच हुए थे। एसआरपी ने आके इसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल में कोई चैनल है या कोई प्रोटीन है उसके साथ एसोसिएट कर दिया, and itself it is free to recycle and to re-perform all this function. So once the protein falls in the endoplasmic reticulum, उसके बाद it goes to Golgi complex for modification. So this is the function of SRP protein, which is an example of scRNP. Any question, Ji?